जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एसपीडी का बहुत ही वीवीआई टॉपिक, कृषि एवं पशुपालन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला जो लेक्चर है कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए किस पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो पंजाब राव देशमुख थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कह रहा है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वल्लभ गोविंद पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है, तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी में हुई थी। ठीक है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1974 में पुडुचेरी में हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ में हुई थी? तो बिहार के पूसा में हुई थी। कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है वर्तमान में, तो पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एम.एस. रंधवा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो एम.एस. रंधवा द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है कि विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है, जो अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, तो हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है। वो कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1967 से 68 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किन्हें माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक देश कौन है, तो कौन सा देश है? फिलीपींस देश है। ठीक है, फिलीपींस देश है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और कहाँ के थे, तो डॉक्टर विलियम गॉड, वो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ठीक है, अमेरिका के थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ में आई, तो पंजाब में आई। तो हरित क्रांति से भारत में सर्वाधिक मतलब किस फसल पर प्रभाव पड़ा, तो गेहूं पर पड़ा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। यानी कि गेहूं के लिए औसत तापमान होना चाहिए 10 से 25 सेंटीमीटर और वार्षिक वर्षा होना चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, तभी जो है सो अच्छी उपज हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। या ग्लूटीन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो गेहूं में पाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है कि गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर और भारत दूसरा स्थान पर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं के उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन है, तो चीन है, और उसमें भारत का स्थान केमा है, तो दूसरा है। ठीक है, उसमें भारत का स्थान केमा है, तो दूसरा है गेहूं उत्पादन में। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ठीक है, गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है कि सोना कल्याण अर्जुन गेहूं की किस्म है। ठीक है, सोना कल्याण अर्जुन गेहूं की किस्म है। तो गेहूं की किस्में जो है सो अच्छी किस्में कौन कौन माना जाता है, तो सोना हो गया, कल्याण हो गया और अर्जुन हो गया। यह जो है सो गेहूं के किस्म है, यानी कि प्रकार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कि गेहूं में 42 और चावल में 24 गुणसूत्र होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 42। अगर आपसे पूछा जाए कि चावल में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 24। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, तो गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में गेहूं ज़्यादा उपजती है। ठीक है, तो चलते ये देखते हैं नेक्स्ट है कि गेहूं में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 पाया जाता है। ठीक है, तो गेहूं में विटामिन B1, B2 और B6 पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B6। ठीक है, तो ये सब जो है सो पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। नेक्स्ट है कि गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गेहूं में किसके कारण जो है सो रस्ट रोग होता है, तो कवक के कारण होता है। या कहा जाए कि रस्ट रोग किससे संबंधित है, तो गेहूं से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा एस्टिवा है, जो ग्रेमीनी कुल यानी गेहूं भी का पौधा है। ठीक है, तो चावल का वानस्पतिक नाम ओरिजा एस्टिवा, ठीक है, ओरिजा एस्टिवा है और जो ग्रेमनी कुल से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 67% तथा वसा 2.5% विद्यमान होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 67% तथा वसा 2.5% विद्यमान होते हैं। तो चलिए
देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि चावल में कार्बोहाइड्रेट कितना है तो 76%, अगर पूछा जाए कि प्रोटीन कितना है तो 67%, अगर वसा पूछा जाए तो 2.5%। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 डिग्री सेंटीमीटर जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराए कि चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 यानी कि थायमिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है सो नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B1 या थाइवन। ठीक है, विटामिन B1 या थायमिन जो है सो नष्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। अब अगला देखेंगे नेक्स्ट है जाया, पद्मा, सोना, मधु धान की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो जाया हो गया, पद्मा हो गया, सोना हो गया और मधु हो गया, ये सब जो है किसकी प्रजातियां हैं, तो धान की प्रजातियां हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। ठीक है, तो विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म का नाम क्या है, तो IR8। ठीक है, IR8। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। ठीक है, धान की खेती किस प्रकार से होती है, तो प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है, यानी कि एक बार बुन करके उसको कवार करके दोबारा जो है सो दूसरे खेतों में रोपते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजी 114। ठीक है, पतंजी 114 चना की एक किस्म प्रजाति है। ठीक है, तो चना की अगर आपसे पूछा जाए कि पतंजी 114 किसका एक प्रजाति है, तो चना के यानी कि बूट के जो है सो प्रजाति है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निकोटीन किस में पाया जाता है, तो तंबाकू में। ठीक है, निकोटीन जो है सो किस में पाया जाता है, तो तंबाकू में पाया जाता है, जो विषैला तत्व है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादक मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो दलहनी फसल यानी कि सोयाबीन का जो है सो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, और सोया प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है, किसको, मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है किसे, मध्य प्रदेश को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दलहनों का राजा किसे कहा जाता है, तो चना को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दलहनों की रानी किसे कहा जाता है, तो मटर को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं तूफानी रिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन जो है सो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो उस खेत में जो है सो चना की खेती करने की प्राथमिकता दी जाती है, जिससे राइजोबियम बैक्टीरिया जो है सो जड़ों में पाया जाता है उर्वरकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि 2 एवं 4D एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, तो 2 एवं 4D जो है सो एक क्या है, तो खरपतवार नाशी है, कीटनाशी जो है सो खरपतवार नाशी जो है सो दावा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं नेक्स्ट है कि आम का वनस्पतिक नाम मेजीफेरा इंडिका है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो मेजीफेरा इंडिका। ठीक है, मेजीफेरा इंडिका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर बागवानी से तथा ओलेरी कल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि
हॉर्टिकल्चर किससे, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है तो बागवानी से संबंधित है, और ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है तो साग सब्जी के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वनों और जंगलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो सिल्वीकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो सिल्वीकल्चर कहलाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है, ठीक है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है, ठीक है। आर्बोरिकल्चर कहलाता है। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है, यानी कि वृक्ष संवर्धन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के मीठे होने का कारण फ्रक्टोज है, ठीक है। फलों के मीठे होने का कारण क्या है फ्रक्टोज है। अगर पूछा जाए कि फलों के मीठे होने का कारण क्या है तो फ्रक्टोज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की खेती, ठीक है, यहाँ पर देखिए दे रहा है कि फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर कहलाता है, यानी कि अगर पूछा जाए फूलों की खेती क्या कहलाता है तो फ्लोरीकल्चर कहलाता है, और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो एंथोलॉजी कहलाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंगूर लता किसकी किस्म है प्रजाति है तो टमाटर की प्रजाति है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि कल्याण पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए उलट के क्वेश्चन कि पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म क्या है तो कल्याण है, ठीक है। क्या है तो कल्याण है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है, ठीक है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि मक्का में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है तो जीन है, ठीक है, जीन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अग्नि निर्जा रोग सेव से संबंधित है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है तो धान से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित बाली रोग किससे संबंधित है तो बाजरा से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है तो सेब से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखिए इसे क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है। अगर आपसे पूछे, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति के दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए जो है सो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी तो 1970 में की गई थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, किस बोर्ड द्वारा की गई थी तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। कब की गई थी 1970 में, ठीक है। तो इस प्रकार से घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1956 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात में के आनंद में है, ठीक है, जगह के नाम है आनंद। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई तो 1965 में। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मुख्यालय कहाँ है तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड,
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है, तो करनाल हरियाणा में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में वसा मापने हेतु गर्वर विधि, ठीक है, यानी कि गर्वर मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि दूध में वसा मापने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो गर्वर विधि का प्रयोग करते हैं, गर्वर मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 से 6.6 तक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का पश्चुराइजेशन लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि दूध का पश्चुराइजेशन जो है सो किसके द्वारा किया गया था, तो लुई पाश्चर द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर पश्चुरीकृत किया जाता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर कितना समय लगता है, तो 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट। अगर घंटा में कहेगा तो हाफ घंटा बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण तथा दूध या घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण होता है। अगर पूछे कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। तो चलिए देख घी या दूध का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल करके आया। तो अगर पूछे कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है, तो लैक्टोज के कारण होता है। अगर पूछे कि दूध में पीलापन किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। अगर आपसे पूछे कि दूध में सफ़ेद किसके होता है, तो केसिन के कारण होता है। ठीक है, केसिन के कारण होता है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ठीक है, अगर पूछे कि दूध के उत्पादन में विश्व में स्थान भारत का केमा है, तो पहला है। या सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में होता है। आगे कह रहा है कि दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। ठीक है, तो दूध से दही बनने में किस का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, या कौन सहायक होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय में थीन पाया जाता है। ठीक है, तो चाय में जो है सो क्या पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है। या थीन किस में पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है। जबकि कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ठीक है, तो कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, उत्तेजक पदार्थ के रूप में। कॉफ़ी में कैफीन, कॉफ़ी कैफीन, जबकि चाय में थीन पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की एक किस्म है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कॉफ़ी की 2 किस्में, या अगर पूछे कि अरेबिका या रोबस्टा किसकी किस्म है, तो कॉफ़ी के किस्म है। ठीक है, कॉफ़ी के किस्म है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे कह रहा है कि चाय बोर्ड कोलकाता में, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में, रबड़ बोर्ड कोट्टायम में और तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि चाय बोर्ड कहाँ में है, तो कोलकाता में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि कॉफ़ी बोर्ड कहाँ में है, तो बेंगलोर में स्थित, सब शहर के नाम दिया हुआ है, राज्य के नहीं। रबर बोर्ड है कोट्टायम में। ठीक है, तंबाकू बोर्ड कहाँ में, गुंटूर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे कह रहा है कि चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। ठीक है, तो चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो हरे शैवाल के कारण होता है। तो देखिए नेक्स्ट आगे कह रहा है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि चिपको आंदोलन
वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, एक बार फिर से अगर आपसे पूछे कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो 1973 में। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई तो उत्तराखंड के चमोली जिला से। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिला से। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी कि अग्रणी नेता कौन थे तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट है, कह रहा है कि रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है। ठीक है, तो रेशम के कीड़ों को किस नाम से जाना जाता है तो कोकून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोकून के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे कह रहा है कि उसी में कह रहा था कि रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। ठीक है, रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। आगे कह रहा है कि कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, तो कपास और जूट किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है तो रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। आगे कह रहा है कि जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, तो गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है तो जूट को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है तो जूट को जाना जाता है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि नगदी फसलें हैं। ठीक है, तो चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, मूंगफली है, रबर है इत्यादि जो सो किस फसल के अंतर्गत आते हैं तो नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे कह रहा है, थोड़ा सा नीचे ऊपर की ओर कर देते हैं। ठीक है, आ गया। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि आलू एक प्रकार का तना है। ठीक है, आलू एक प्रकार का तना है। और आगे कह रहा है कि आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। ठीक है, तो आलू किसका उदाहरण है तो तना का उदाहरण है। आलू किस कुल में आता है तो सोलेनेसी कुल में आता है। ठीक है, आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अफ्रीका में हुई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि आलू की उत्पत्ति कहाँ में हुई तो पेरी दक्षिण अफ्रीका में। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है सो किसके कारण होता है तो ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आगे है कि नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। चलिए आगे कह रहा है कि नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। अगर पूछे कि नारियल किस प्रकार के फल है तो रेशेदार फल है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि नारियल का वानस्पतिक नाम तो कोकस न्यूसीफेरा। ठीक है, कोकस न्यूसीफेरा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश हो जाएगा। बहुत सारे तत्व हैं जो आपको जो है सो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी जानते हैं कि पौधे जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा क्रैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पौधों में वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर या क्रैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। बहुत ही बीबी इसको याद रखिएगा कि मलेरिया की रोकथाम के लिए जो है सो औषधि है जो कुनैन जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है तो सिनकोना की छाल से
प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो किस रोग में काम आता है? तो मलेरिया में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो दालचीनी किससे प्राप्त किया जाता है? पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। आगे कह रहा है कि हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो हल्दी तथा जूट किससे प्राप्त की जाती है? तना से प्राप्त कर दी जाती है। आगे कह रहा है कि लौंग पौधे के पुष्प कली से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि लौंग जो है सो किससे प्राप्त किया जाता है, तो पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं, तो पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। आगे कह रहा है कि कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है? मुंबई में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। मुंबई हो गया, गुलाबी। चलिए आगे कह रहा है कि गुलाबी कीट कपास से ही संबंधित है। ठीक है, गुलाबी कीट किससे संबंधित है? तो कपास से ही संबंधित है। गांधी कीट जो है सो धान से संबंधित है। तो गांधी कीट किससे संबंधित है? तो धान से संबंधित है। और गुलाबी कीट जो है सो किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट है कि मशरूम एक फंजाई है यानी कि कवक है। ठीक है, मशरूम जो है सो क्या है? फंजाई है यानी कि कवक है। आगे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? सोयाबीन से। अगर सोयाबीन ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद जो है सो दाल से प्राप्त किया जाता है। तो सोयाबीन में कितना परसेंट? 66%। ठीक है, 66%। कहाँ रे? चुपचाप रहिए, बोलिए ना कुछ, ठीक ना? एक को बोली ना। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सो सोयाबीन में 46% पाया जाता है जिसकी उत्पत्ति कहाँ में हुई? चीन में हुई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब फिर आगे कह रहा है कि एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से तथा पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछे कि एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम उद्योग से। अगर आपसे पूछे कि विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अंगूर के खेती का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट है एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, तो एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। आगे कह रहा है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमंदुरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो अगर पूछे कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में है, तो कटक उड़ीसा में। अगर पूछे कि केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ में है, तो राजमंदुरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, ठीक है, झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो झांसी कहाँ में, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे कह रहा है कि भारत में सिंचाई कुओं नलकूप से प्राप्त होती है। ठीक है, भारत में सिंचाई ज़्यादातर जो है सो कुआं और नलकूप से होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि टीका रोग मूंगफली से संबंधित है, जबकि बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। ठीक है, तो टीका रोग किससे संबंधित है, तो मूंगफली से। बंची टॉप रोग किससे संबंधित है, तो केला से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है, या अगर आपसे पूछे कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है,
तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है सो और से ज़्यादा जो है सो मोटिवेट होकर जो है सो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।